तो हेडिंग डाल लो आप डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन देखो इधर, डिफ्रैक्शन क्या होता है बोर्ड पे देखो इधर। मान लेते हैं हमारे पास एक सिंगल स्लिट है। वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट में हमारे पास दो स्लिट होती हैं, एक S1 एक S2, है ना। मान लेते हैं ये स्लिट हमने बंद कर दी तो एक ही स्लिट बची, तो ये हो गई हमारे पास सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। क्लियर है क्या बात। तो इस सिंगल स्लिट की वजह से अगर जो आप इधर की साइड पे लाइट डालोगे ऐसे करके, यहां पे लाइट डालोगे, तो यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न यानी कि फ्रिंजेस मिलती हैं। क्लियर है क्या बात। फ्रिंजेस देखो किस तरीके से मिलेगी आपको, मैं आपको इसमें दिखा देता हूं। जैसे ये अगर जो मान लिया सर्कुलर अपर्चर है, अगर जो मान लिया एक गोल गोल अपर्चर है, या ये एक स्लिट भी हो सकती है। स्लिट कैसे मान लिया, इस तरीके की स्लिट भी हो सकती है, ये इस तरीके की एक सिंगल स्लिट भी हो सकती है ना, ये वाली। या ये एक गोल अपर्चर भी हो सकती है, सर्कुलर अपर्चर। मान लिया आपने कार्डबोर्ड में एक स्लिट काट दी, एक तो एक केस हो सकता है। मान लिया आपने एक कार्डबोर्ड में गोल बना दिया, गोल छेद कर दिया, और जब आप इधर से लाइट डालोगे तो आपको फ्रिंज पैटर्न मिलेगा। अभी ये क्या है, ये स्लिट है ऐसे करके, तो आपको यहां पर देखो स्लिट की विड्थ, ये जो विड्थ ये, इस स्लिट विड्थ को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। क्लियर है क्या बात। और ये हो जाएगा इसका सेंटर। तो यहां पे आपको क्या मिलता है, आपको यहां पे बहुत ही सुंदर डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। और उस किस तरीके से मिलता है, यहां पे तो एक ब्राइट फ्रिंज मिलती है, यहां पे तो एक सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज मिलती है, फिर उधर की तरफ डार्क फ्रिंज मिलेगी, फिर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, फिर डार्क फ्रिंज मिलेगी, उसके बाद एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, और फिर डार्क फ्रिंज मिलेगी। क्लियर है क्या बात, इस तरीके से मिलेगी। और इधर भी एक डार्क फ्रिंज मिलेगी आपको, then you will get the bright fringe, then you will get the dark fringe, then you will get the bright fringe and so on। तो इस तरीके से आपको एक सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। मैं आपको किताब में भी दिखा देता हूं, देखो इस तरीके से देखो आप, इसमें ये रहा, है ना। यदि आप देखोगे तो इनकमिंग वेव और स्लिट और स्क्रीन में जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस प्रकार से होता है। क्लियर है क्या बात, सुजन्य दिखाई दे रहा है आपको, है ना, है ना। तो लिख लो डिफ्रैक्शन क्या होता है, लिख लो द स्प्रेडिंग आउट, द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव, the spreading of light wave when it passes, when it passes through a narrow opening, is known as diffraction, is known as diffraction. And the distribution of intensity on screen is called diffraction pattern। अगर जो ये जो आपको स्क्रीन पर जो भी आपको इंटेंसिटी का डिफ्रैक्शन मिलता है, एंड इट इज नॉन एज डिफ्रैक्शन पैटर्न। क्लियर है क्या बात। बोर्ड पे देखो, यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी तो इस प्रकार से होती है, फिर मिनिमम इंटेंसिटी, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर इस तरीके से चलती है इस केस में, फिर मिनिमम हो जाएगी, मैक्सिमम, फिर मिनिमम, ऐसे करके होती है। क्लियर है क्या बात। तो वाईडीएससी में
जब दोनों स्लिट थी, दोनों स्लिट का मतलब ये वाली भी स्लिट थी और ये वाली भी स्लिट थी, दोनों स्लिट होती हैं यहां पर भी और यहां पर भी, तो उसमें जो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो सेम रहता है। इंटेंसिटी अगर जो ये S1 S2 है तो उसमें इंटेंसिटी ऐसे रहती है, बिल्कुल बराबर रहती है। जबकि डिफ्रैक्शन पैटर्न में इंटेंसिटी ये मान लेते हैं y है, y बढ़ने पर इंटेंसिटी धीरे 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 कम हो जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें कि जो ये स्लिट का साइज है, द साइज ऑफ द स्लिट, टू ऑब्जर्व द इंटेंसिटी, टू ऑब्जर्व द डिफ्रैक्शन पैटर्न, to observe the diffraction pattern, the size of obstacle, the size of opening should be, the size of opening, इसे साइज बोलते हैं A, और ये जो है वो वेवलेंथ के अप्रोक्सीमेट बराबर होना चाहिए। यानी कि जो आप जो लाइट है और उस लाइट की वेवलेंथ लैम्डा है और A, यानी कि इस ओपनिंग का साइज लगभग लगभग बराबर होना चाहिए, तभी आप डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हो। क्लियर है क्या बात? मैं आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न का एग्जांपल बताता हूं। जैसे डिफ्रैक्शन तो सभी प्रकार की वेव में होता है, जैसे साउंड वेव में भी, लाइट वेव में भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी। जैसे आप ऐसा सोचो कि जब आप ट्यूब लाइट अपने रूम के अंदर लाइट को ऑन करते हो, है ना, और अपने घर का रूम है, मान लिया रूम में लाइट, ट्यूबलाइट ऑन कर रखी है आपने, और बाहर आपके जो गैलरी है उसमें कोई भी लाइट नहीं है, अंधेरा है, लेकिन आप देखोगे कि रूम में लाइट ऑन करने से, ट्यूबलाइट ऑन करने से बाहर की तरफ भी कुछ ना कुछ रोशनी, यानी कुछ ना कुछ लाइट जरूर चली जाती है। जबकि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। बोर्ड पे देखो, जैसे मान लिया आपका ये रूम है, ये आपका रूम है और यहां पे आपका दरवाजा है मान लिया ये, तो यदि आप यहां पे एक ट्यूब लाइट को या बल्ब को जब जलाओगे तो आप देखोगे कमरे में तो रोशनी है ही सही, लेकिन कमरे के बाहर तक थोड़ा थोड़ा लाइट आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये जो फिनोमिना होती है यही डिफ्रैक्शन होती है। जैसे आप ऐसे भी कह सकते हो कि आप मान लेते हैं आप कमरे के अंदर बोलते हो, मैं स्पीक कर रहा हूं, तो अगर जो कमरे में थोड़ी सी भी ओपनिंग है तो हमारी साउंड बाहर तक चली जाती है, वो डिफ्रैक्शन की वजह से होता है। हाँ, लैम्डा से तो बड़ी होगी, बिल्कुल सही बात है, वेव हाँ होगी, लेकिन मैंने कहा आपको एक एग्जांपल की डिफ्रैक्शन किस टाइप से होता है, जो वो डिफ्रैक्शन आपको ऑब्जर्व नहीं होने का, है ना भाई। मान लिया लाइट तो चली जाएगी लेकिन आपको सिर्फ लाइट दिखाई देगी, ब्राइट और डार्क फ्रिंज नहीं दिखाई देंगी। उसको देखने के लिए आपको एक्सपेरिमेंटली डेटा को, यानी कि ओपनिंग को सही फिजिक्स लैब में ही आपको करना होगा, तभी आपको ब्राइट और डार्क फ्रिंज दिखाई देंगी। मैं आपको दिखा देता हूं किस प्रकार से डिफ्रैक्शन कैसे होता है। जैसे मान लिया ये तो सिंगल स्लिट है, आप एक सर्कुलर अपर्चर लो ऐसे, मतलब ये कार्डबोर्ड है और कार्डबोर्ड में छोटी सी ओपनिंग कर दो। जब आप इधर से लाइट डालते हो और यहां पे आपकी स्क्रीन रखी है, तो इस स्क्रीन पर आपको पता है क्या होगा, केवल और केवल लाइट यहां पर ही नहीं दिखाई देगी कि केवल और केवल लाइट यहां पे दिखाई दे रही है, नहीं, यहां पे तो बड़ा गोला दिखाई देगा, इस ओपनिंग की साइज से भी बड़ा गोला व्हाइट कलर का दिखाई देगा, है ना, और इसके चारों तरफ यहां डार्क दिखाई देगा और फिर व्हाइट कलर का गोला दिखाई देगा, फिर डार्क दिखाई देगा, फिर ब्राइट दिखाई देगा। ऐसा आप ऑब्जर्व करोगे। जबकि बोर्ड पे देखो, जब लाइट इसमें से आई तो लाइट सीधी सीधी चलनी चाहिए थी और केवल आपको लाइट केवल और केवल इस स्क्रीन के इतने साइज पर दिखाई देनी चाहिए थी। नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे मान लिया आप टॉर्च लोगे, टॉर्च, समझ में आ रही है ना बात? जब आप टॉर्च लोगे
तो जब अंधेरे वाले रूम में आप टॉर्च लगाओगे तो आप दीवार पर जो उसकी स्पॉट है, स्पॉट जितनी डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे उसकी स्पॉट की साइज, जो उसकी स्पॉट की साइज है वो बढ़ती जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। दूसरी बात, लाइट अगर जो ट्रेवल करती केवल और केवल स्ट्रेट लाइन में तो क्या होता, केवल और केवल दीवार के सामने जहां पर आपने टॉर्च को इंसिडेंट किया है केवल वही पोर्शन दिखना चाहिए था, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप अंधेरे में टॉर्च जलाते हो तो लाइट चारों तरफ को फैल जाती है, चारों तरफ को, इधर से भी इधर से भी। क्यों? क्योंकि जब लाइट वेव यहां पर पड़ेंगी तो यहां पर जैसे ही लाइट वेव आती है तो हाइगेंस के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये नए सोर्स का काम करती हैं और हर एक पॉइंट एक नए सोर्स का काम करता है और चारों तरफ को वेव निकलती है, इससे ऐसे, इससे इस तरीके से। तो बहुत सारी इंटेंसिटी तो डायरेक्ट यहां पे पड़ती है, लेकिन इन वेव के इंटरफेरेंस देखो, जैसे एक वेव यहां से निकल रही है यहां पे भी निकलेगी, यहां से निकल रही है यहां से भी निकलेगी, तो ये इस पॉइंट पर कई सारे पॉइंट सोर्सेस से वेव पहुंचती है और इंटरफेरेंस की वजह से या तो वहां पे डार्क फ्रिंज बनती है या वहां ब्राइट फ्रिंज बनती है। क्लियर है क्या बात? और इसी ब्यूटीफुल पैटर्न को आप, है ना, डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन भी बोल सकते हो। समझ में आई बात? लेकिन ध्यान से सुनो, ऐसा ऑब्जर्व करने के लिए आप फिजिक्स की लैब में ही जा सकते हो, क्योंकि ये जो स्लिट है ये मिलीमीटर में होती है, या ये जो अपर्चर है बहुत मिलीमीटर में होता है, और जो वेवलेंथ है वो भी सही होनी चाहिए, तभी आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हो। आप अपने घर में कार्डबोर्ड में छेद करके उसके ऊपर टॉर्च डालोगे और पीछे कोई स्क्रीन रख दोगे तो आपको कोई पैटर्न ऑब्टेन नहीं होगा। समझ में आई ना बात? देखो जैसे इस तरीके से डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको दिखाई देगा सर्कुलर अपर्चर के लिए, है ना, बीच में स्पॉट दिखाई देगी और फिर इंटेंसिटी उसकी धीरे 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 कम होती जाएगी, जबकि YDSC में इंटेंसिटी जो होती है वो कॉन्टिन्यूअस कांस्टेंट बनी रहती है। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न इस तरीके से होता है। क्या आपको साफ दिखाई दे रहा है क्या मोबाइल में? है ना। और ये देखो, इसे ऊपर देखो, ये बीच, ये देखो, ये रहा सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, है ना। बीच में इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है और इसकी जो फ्रिंज की विड्थ होती है, जो मिड में यानी कि सेंटर में जो विड्थ है वो ज्यादा होती है, उसके बाद विड्थ जो है वो कम होती जाती है। ऊपर भी देख सकते हो आप इस तरीके से, है ना, ये देखो, ये वाली विड्थ जो है इसकी कम होती जाती है, जैसा मैंने ऊपर फिगर में भी बनाया है बोर्ड पे। हाँ, तो सुनो मेरी बात, दो टाइप के डिफ्रैक्शन पैटर्न है। एक तो स्लिट की वजह से, स्लिट की वजह से तो स्लिट्स मिलेंगी, और सर्कुलर अपर्चर की वजह से सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्किल मिलेंगे। आ रही है क्या बात समझ में? देता हूं। अब ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा दिया, ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न है, और डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन करने के लिए, हाँ भाई, वेवलेंथ और साइज ऑफ द ओपनिंग क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, है ना। अब लिखो टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन दो प्रकार के होते हैं, है ना। फर्स्ट होता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, आई बात समझ में? और दूसरा होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, दूसरा ये होता है। तो पहले मैं आपको फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के बारे में बताता हूं। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या होता है? व्हाट इज फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन? बोर्ड पे देखो, जब ये तो मान लिया स्लिट है, स्लिट, सिंगल स्लिट, YDSC में एक स्लिट हम यूज कर रहे हैं, दूसरी स्लिट को बंद कर दिया, और ये स्क्रीन है, बात समझ में आती है, और यहां पर सोर्स ऑफ लाइट है, दिस द सोर्स ऑफ लाइट। तो यहां पर जब ये सोर्स ऑफ लाइट है, बोर्ड पे देखो, तो इससे वेव फ्रंट इस प्रकार से निकलेंगे, और जब ये वेव फ्रंट यहां पर पहुंचेंगे, ध्यान दो, तो वेव फ्रंट पर प्रत्येक बिंदु
एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ लाइट, और इससे क्या निकलेगी, ये जो वेव निकलती है ऐसे 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 करके वेव निकलेंगी, तो इससे जो है चारों तरफ को ऐसे वेव निकलती है, यूं करके, यूं, समझ में आ रही है ना बात, ऐसे ऐसे वेव निकलेंगी, आप इसे ऐसे बना सकते हो लाइक दिस, ठीक है। तो जब सोर्स, और ये तो है स्लिट, ये है स्क्रीन, ये है सोर्स, तो मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूं, इसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है। जब सोर्स और स्लिट और स्क्रीन फाइनाइट डिस्टेंस पर रखी होती है, फाइनाइट का मतलब कुछ दूरी पर रखी होती है, तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न यहां पर ऑब्टेन होगा वो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन होता है। तो लिख दो, when source slits, when source slit and screen are placed at finite distance, finite मतलब कुछ मीटर की दूरी, at some meter, then diffraction pattern is Fresnel diffraction, ये होता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन ऑफ डिफ्रैक्शन। दूसरा लिखेंगे, इसके नीचे ही लिखेंगे, चित्र में साफ नहीं कर रहा हूं, ये दोबारा बनाना पड़ेगा अपने को। सेकंड लिखो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में ये स्लिट है और स्क्रीन है, क्लियर है क्या बात। तो ये स्क्रीन और स्लिट जो होती है ना, ये स्लिट है, स्लिट, साथ में यहां पर सोर्स है, सोर्स। तो जब सोर्स, स्क्रीन और स्लिट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बहुत दूर पर रखे हो, व्हेन स्लिट एंड स्क्रीन और सोर्स, स्लिट and screen are placed at infinite distance, diffraction pattern is Fraunhofer diffraction, क्लियर है क्या बात। दिस इज द सोर्स, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन होता है जब ये इनफाइनाइट बहुत दूर पर, जैसे स्लिट यहां पर है और स्क्रीन बहुत दूर है। बोर्ड पे देखो, जो ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है, होफर की स्पेलिंग गलत है, होफर लिखना बस ऐसे, डबल एफ नहीं है। जो ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है, इसका ऑब्जर्वेशन आसान है फ्रेस्नेल से। तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन को हम डिस्कस नहीं करते, हम डिस्कस करते हैं फ्रॉनहोफर को। लिख लो, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न, Fraunhofer diffraction pattern is easy to study as compared to Fresnel diffraction. ये आसान होता है फ्रॉनहोफर का, और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन इतना आसान नहीं होता। समझ में आई बात। इसका एग्जाम्पल बता देता हूं मैं। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, है ना भाई, ऐसे लिख लो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो अब बोर्ड पे देखो, अब ये देखो, इस फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में सोर्स और स्लिट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होनी चाहिए, स्लिट और स्क्रीन
इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होनी चाहिए। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि भाई स्लिट यहां पर है और स्क्रीन बहुत दूर पर है, और स्लिट यहां पर है और सोर्स बहुत दूरी पर है, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें करना तो ऐसे ही है। तो हम क्या करते हैं, हम फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन को ही फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, बोर्ड पे देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे कि मान लिया ये हमारे पास सिंगल स्लिट है, ये स्लिट है, दिस इज स्लिट, और ये सोर्स है ना। तो हम क्या करते हैं, हम एक लेंस लेते हैं। भाई इनफाइनाइट सोर्स जैसे सन है, भाई सन तो यहां पर है और अर्थ हमारी यहां पर है, तो जो सन से जो वेव फ्रंट आते हैं वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे प्लेन हो जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जो लाइट वेव आ रही है, लाइट वेव इनफाइनाइट, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि इनफाइनाइट सोर्स से आने वाली लाइट वेव के वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट होंगे। बात समझ में आती है ना, कैसे हो जाएंगे, ये प्लेन वेव फ्रंट हो जाते हैं। तो अब अगर जो आपने सोर्स को यहां पे रखा, जैसे यहां रखा, तो इससे तो सर्कुलर वेव फ्रंट ही पहुंचेंगे अगर जो फाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो हमें इनफाइनाइट पे रखना होगा यहां पे, तो इतनी दूर ना जाकर के अपन क्या करेंगे, एक लेंस लेंगे और लेंस के फोकस पर इस सोर्स को हम रख देंगे। बात समझ में आती है ना। तो इससे जो लाइट निकलेगी, जो सर्कुलर वेव फ्रंट निकलेंगे स्पेरिकल, वो पढ़ने के बाद क्या हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। तो इस स्लिट को ऐसा लगेगा कि लाइट कहां से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है। बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार से जब लाइट यहां से निकलेगी ऐसे करके, तो इसमें से जो लाइट निकलेगी ऐसे, जो कि डिफ्रैक्शन पैटर्न देगी, है ना, इधर उधर निकलेगी, तो हम क्या करते हैं, एक लेंस यहां पर रख देते हैं और इसकी फोकल डिस्टेंस पे से f2 मान लेते हैं, इसे f1 मान लेते हैं। तो f2 डिस्टेंस पर क्या करते हैं, हम इस स्क्रीन को रख देते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं। तो ये तो जाना चाहिए था ऐसे। अब क्या होता है कि इस पॉइंट पर सारी की सारी वेव मिल जाएंगी और इस पॉइंट पर ही फोकस हो जाएंगी, नहीं तो स्क्रीन को कहां रखना पड़ेगा, बहुत दूर पे रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। और यहां पर जो है सारी वेव इंटरफेयर करके डिफ्रैक्शन पैटर्न देंगे। तो सोर्स और स्क्रीन रखी तो फाइनाइट डिस्टेंस पर ही है, लेकिन एक लेंस सोर्स के आगे और एक लेंस स्क्रीन के आगे पुट करने पर, रखने के पश्चात, ये फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली लैब के अंदर हम बना सकते हैं। ठीक है भाई, ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न ही है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न। इसका मैथमेटिकली कैलकुलेशन करता हूं, मैथमेटिकली कैलकुलेशन, तो आपको इसमें याद रखना है काफी कुछ, मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लिख लो, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट, सिंगल स्लिट, सिंगल स्लिट क्या होता है, देखो इधर, जैसे कि मान लिया ये स्लिट है छोटी, तो मैं यहां पे थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं। दिस इज व्हाट इज ए, व्हाट इज ए, ए इज द साइज ऑफ स्लिट। फिर से मैंने क्या रख रखा है, यहां पे एक सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है और इसके फोकस पे मैंने एक लेंस रख दिया, ये लाइट आई ऐसे, सही है भाई, और ये सीधी पड़ रही है इस पे। क्लियर है क्या बात, इस पे सीधी पड़ रही है। सीधी पड़ने के बाद, सीधी पड़ने के बाद ये लाइट ऐसे आ रही है और मैंने फिर से क्या रखा, एक लेंस रख दिया है। अब बोर्ड पे देखो, यहां पे, यहां पर तो ऐसे लाइट जाएगी, ऐसे लाइट जाएगी, ऐसे लाइट जाएगी, ऐसे लाइट जाएगी, ऐसे लाइट आ रही है। तो ध्यान से देखो, तो ये जो पॉइंट है, जब ये प्लेन वेव फ्रंट ऐसे ऐसे चल के आ रहा है, तो हर एक पॉइंट इसमें किसकी तरफ वर्क करेगा, किसकी तरफ वर्क करेगा, ये वाला पॉइंट हो या ये वाला पॉइंट हो, ये वाला पॉइंट हो, ये सब एक नए सोर्स का वर्क करते हैं। समझ में आई ना बात। तो लाइट वेव तो सारे में से निकलेंगे। देखो मैं यहां पे बनाता हूं,
लाइट वेव तो इधर से भी निकलेगी, लाइट वेव इधर से भी निकलेगी, लाइट वेव इधर से भी निकलेगी, लाइट वेव चारों तरफ को निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी। तो जब ये लाइट वेव इस स्क्रीन पे पहुंचती हैं तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस करती हैं। समझ में आ रही है ना बात? तो मान लेते हैं यहां पर, इस पर तो ये ऐसे पहुंच जाएंगी, तो सबके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा या पाथ डिफरेंस होगा वो 0 होगा, और यहां पे जो होगा वो सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा आपको। यहां पे इसे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज नहीं बोलते, इसे सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। क्लियर है क्या बात? इस तरीके से। और फिर यहां पे क्या मिलेगा, फिर यहां से भी पहुंचेंगे, देखो ये पहुंचेंगी, ये पहुंचेंगी, ये पहुंचेंगी, ये पहुंचेंगी, ऐसे। ये तो हो गया सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। और यहां पर होगा सेकेंडरी मिनीमा, मिनीमा होगा यहां पे, क्या आएगा फिर मिनीमा, फिर क्या आएगा मैक्सिमा, कम इंटेंसिटी का, फिर मिनीमा, और इधर भी क्या होगा मिनीमा, फिर यहां पे मैक्सिमा, ऐसे करके मिलता है। यहां पर मैक्सिमा ऐसे करके मिलेगा। जैसे इन मैक्सिमा और मिनीमा को, है ना, मैं थोड़ा सा लाइन लिख देता हूं, है ना, छोटी सी लाइन लिख देता हूं, यहां पे लिख लो, आफ्टर पासिंग थ्रू स्लिट, आफ्टर पासिंग थ्रू स्लिट at center maximum intensity is obtained which is called central maxima, and then consecutive secondary minima and secondary maxima of reduced intensity are obtained। ये जो मिनीमा है ध्यान से सुनना, ये मिनीमा, पहला मिनीमा आया ना, फिर मैक्सिमा, इसके बाद फिर मिनीमा आएगा। तो ये जो मिनीमा कहलाता है ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनीमा कहलाता है, फर्स्ट सेकेंडरी मिनीमा। और ये भी क्या कहलाएगा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनीमा। उसके बाद ये मिनीमा कहलाता है सेकेंडरी मिनीमा। चाहे आप कहीं भी बना सकते हो, इसमें बनाओ या इसमें बनाओ, मैं तो आपको समझा रहा हूं। ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनीमा है। उसके बाद जो मिनीमा होगा उसका नोमेनक्लेचर बता रहा हूं, क्या नाम देते हैं हम इसे, फर्स्ट सेकेंडरी मिनीमा, सेकंड सेकेंडरी मिनीमा, ऐसे। ये तो हो गया सेंट्रल मैक्सिमा, और सेंट्रल मैक्सिमा के इधर उधर मिनीमा मिलते हैं, और फिर ये मैक्सिमा भी मिलेगा। तो इन मिनीमा मैक्सिमा का नाम केवल मिनीमा मैक्सिमा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनीमा, है ना, ऐसे करके फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ऐसे। मैं इसे पूरे को साफ कर देता हूं और आपको इसकी मैथमेटिकली कैलकुलेशन भी बताता हूं डिफ्रैक्शन पैटर्न की, है ना। लिखो पोजीशन ऑफ, ऐसे, पोजीशन ऑफ सेकेंड, पोजीशन ऑफ nth सेकेंडरी मिनीमा। बोर्ड पे देखो, आप स्लिट को केवल और केवल ऐसे बनाएंगे, इसका साइज कितना है a, और ये है स्क्रीन।
तो जब प्लेन वेव फ्रंट यहां पे पहुंचेगा, ध्यान दो, जब प्लेन वेव फ्रंट यहां पे पहुंचेगा तो यहां पे तो सेंट्रल मैक्सिमा होगा और उसके बाद यहां पे मिनीमा होगा, और ये होता है आपका फर्स्ट सेकेंडरी मिनीमा होगा। बात समझ में आती है नहीं? और इधर भी सेकेंडरी, फर्स्ट सेकेंडरी मिनीमा, ये होगा। क्लियर है कि बात? अब बोर्ड पे देखना एक बार, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट नए सोर्स का काम करेंगे, जैसे वेव आ रही है ऐसे, और इस पॉइंट पर एक वेव यहां से पहुंचेगी और एक वेव यहां से पहुंचेगी। ये P मान लेते हैं, इसे आप S1 S2 है ना, कुछ मान लो, इसे M मान लो और इसे N मान लो, ऐसे। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये आपका YDSC था, चाहे इसे आप रफ में बना लो, रफ में। यहां पर तो क्या था, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, फिर यहां पे D1 था, फिर यहां B1 था, है ना। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पर जब वेव पहुंचती है तो इसमें पाथ डिफरेंस कितना रहता है? बोलो 0, सही है ना। और फर्स्ट डार्क पर जब वेव पहुंचती है फर्स्ट मिनीमा पर, तो उनमें पाथ डिफरेंस ये कितना होना चाहिए? डी साइन थीटा डेल्टा एक्स होना चाहिए λ/2, है ना। और बी पर पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? लैम्डा। लेकिन बोर्ड पे देखो, दोनों में अंतर है। यहां पर मिनीमा में पाथ डिफरेंस λ/2 होता है, लेकिन फर्स्ट मिनीमा के लिए डिफ्रैक्शन पैटर्न में फर्स्ट सेकेंडरी मिनीमा के लिए दोनों में पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर होना चाहिए। डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए? 4, ऐसे लिखेंगे, फॉर सेकेंडरी मिनीमा, फॉर सेकेंडरी मिनीमा, मिनीमा ये M है और ये P है, तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए भाई? डेल्टा एक्स, दैट इज MP माइनस NP, दिस इज NP माइनस MP शुड इक्वल टू लैम्डा। और फिर से वही बात आएगी, ये थीटा है और ये भी थीटा होगा, तो डेल्टा एक्स जो होगा इस केस में A साइन थीटा होगा, तो ये हो जाएगा A साइन थीटा शुड बी इक्वल टू लैम्डा। तो साइन थीटा की वैल्यू लैम्डा अपॉन A होनी चाहिए इस केस में, सेकेंडरी मिनीमा के केस में। इसी प्रकार से देखो, जो सेकेंडरी मिनीमा होगा यहां पे, सेकेंडरी मिनीमा, उसके लिए डेल्टा एक्स 2 लैम्डा होना चाहिए। इसी प्रकार से फॉर nth सेकेंडरी मिनीमा, व्हाट शुड बी द पाथ डिफरेंस? इट शुड बी द इक्वल टू n लैम्डा, और डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए? d साइन थीटा शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। तो थीटा की पोजीशन इतनी आ जाती है, साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। बात समझ में है ना? तो nth डार्क फ्रिंज, nth सेकेंडरी मिनीमा, nth सेकेंडरी मिनीमा की पोजीशन है ये d लैम्डा ऊपर d। क्लियर है क्या बात? और ध्यान से देखो, साइन थीटा तो किसके इक्वल होता है? थीटा यदि स्मॉल है तो साइन थीटा टेन थीटा के इक्वल होगा। बात समझ में आई? और टेन थीटा किसके इक्वल होगा? nth अपॉन d। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई? d है, और ये y होगी, y है ना, y, ये तो y1 है खैर। तो nth ये क्या है? पोजीशन ऑफ nth सेकेंडरी मिनीमा इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन d। अच्छा एक मिनट, d तो है ही नहीं इसमें, ये तो a है, a d और a में अंतर है। d तो स्लिट के बीच की डिस्टेंस होती थी, यहां पर a साइज ऑफ स्लिट है। दिस इज द पोजीशन ऑफ nth सेकेंडरी मिनीमा
फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, दिस इज ए। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है वो बोर्ड पे देखना, वो सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर ही होती है। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में आपसे कभी भी बहुत कम चांसेस हैं कि आपसे सेकेंड मिनिमा और या थर्ड मिनिमा की पोजीशन पूछे, नहीं, वो तो केवल और केवल इस पोर्शन तक ही केंद्रित रहते हैं, क्योंकि सारी की सारी लाइट, जैसे ये था अपना स्लिट, तो सारी की सारी लाइट इस सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर ही होती है। तो वो फर्स्ट मिनिमा यानी कि फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा तक ही वो क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी का क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है कि आपसे पूछे, क्योंकि सारी इंटेंसिटी इसी के अंदर रहती है। क्लियर है क्या बात? तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा और फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा बोथ साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा को हम इसकी फ्रिंज विड्थ कहते हैं। बात समझ में आई? तो मैं इसमें लिख देता हूं आपसे, इधर देखो, इधर लिखो, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इसकी विड्थ को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? ओमेगा से। समझ में आई बात? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो निकाल सकते हो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ? हां निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, ये तो हो गई हमारे पास स्लिट, ये हो गया सेंट्रल मैक्सिमा, और ये हो गया D1, ये हो गया, ये भी D1। समझ में आई बात? तो इसके लिए, हां भाई, ये जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? लैम्डा। और डेल्टा एक्स क्या होता है? यदि ये ए है, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए, साइन थीटा को लिखेंगे हम टेन थीटा लैम्डा अपॉन ए। ये जो कंडीशन है यही वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की पोजीशन ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा से दी जाती है, और ये हो जाएगा y और y1, और ये हो जाएगा d, तो इसे लिख देंगे हम y1 अपॉन d, तो y1 कितना हो गया? d लैम्डा ओवर a। सही है बात? तो जो फ्रिंज विड्थ होगी ओमेगा, फ्रिंज विड्थ ओमेगा, वो होगी 2y1 के इक्वल, यानी 2d लैम्डा ओवर a। दिस इज द फ्रिंज विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो फ्रिंज विड्थ होगी वो 2d लैम्डा ओवर a के बराबर होती है। इसे याद रखना, इसकी फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ के साथ साथ वो एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी पूछता है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है कितनी? एंगुलर फ्रिंज विड्थ, जैसे ही आपका स्लिट है ए, यहां पे होगा सेंट्रल मैक्सिमा, यहां पे D1, यहां पे D1, तो ये फ्रिंज, ये जो एंगल अल्फा है, ये सेंट्रल मैक्सिमा स्लिट पर जो एंगल बनाता है उसे एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, अल्फा, है ना? तो अल्फा क्या आएगा? एंगल इज इक्वल टू आर्क, ये तो हो जाएगा 2y1 अपॉन d, और ये हो जाएगा d। समझ में आई बात? नहीं तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होगा 2 अपॉन y, और y1 की वैल्यू क्या है? d लैम्डा ओवर a। इसे काट देंगे तो अल्फा हो जाएगा 2 लैम्डा ओवर a इज द एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ये एंगल इसका, मैं आपको बताता हूं, ये तो हो गया पोजीशन ऑफ nth सेकेंडरी मिनिमा। एंगुलर फ्रिंज विड्थ बता दी मैंने, फ्रिंज विड्थ बता दी। अब हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ nth, पोजीशन ऑफ
nth सेकेंडरी मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा। जैसे हमारे पास ये तो सेंट्रल मैक्सिमा था, फिर यहां पे D1 था, यहां पे B1 आएगा, फिर यहां D2 आएगा, फिर यहां पर B2 आएगा। सही है बात, ये B2। तो ध्यान से देखो, वेव चलेंगी, एक यहां से चलेगी, एक यहां से चलेगी। यहां पर जो D1 के लिए पाथ डिफरेंस था वो था लैम्डा, और B1 के लिए जो पाथ डिफरेंस आएगा वो बढ़ जाएगा और वो होता है 3 लैम्डा बाय 2। इसी तरीके से D2 के लिए जो पाथ डिफरेंस होगा वो होगा 2 लैम्डा, और B2 के लिए जो पाथ डिफरेंस आएगा वो आएगा 5 लैम्डा बाय 2। तो nth सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए 4 nth सेकेंडरी मैक्सिमा जो पाथ डिफरेंस होगा वो होगा 2n+1 लैम्डा बाय 2। ये इसका कंडीशन है, और ये होता है आपका a sin थीटा। ये तो a है, मान लेते हैं ये एंगल कितना है थीटा, तो ये भी हो जाएगा थीटा। तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस a sin थीटा। तो a sin थीटा इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाय 2, और n की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। समझ में आ रही है बात? यदि आप n बराबर 1 रख दोगे, n बराबर 1, तो इस किसकी पोजीशन आएगी, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन आ जाएगी। तो ये आएगा a sin थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2। तो यहां पे 3 लैम्डा बाय 2 आ जाता है फॉर्मूले में रख करके। तो साइन थीटा कितना आएगा भाई, 3 लैम्डा अपॉन 2a, और इसे हम लिख लेंगे tan थीटा, और इसे लिख लेंगे हम y अपॉन d। तो y इज इक्वल टू 3d लैम्डा ओवर 2a इज द डिस्टेंस ऑफ y1 ऑफ द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। और इस तरीके से भी और भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें जो इसकी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी इसकी वेरी करती है इस तरीके से, यूं ऐसे करके, है ना। तो लिख लो इसका वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी। देखो YDSC का जो इंटेंसिटी का वेरिएशन है वो तो कैलकुलेशन करके हम ले आए थे, लेकिन इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, इसका कोई आपको एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकली नहीं है। समझ में आई बात? जैसे कि ये हमारे पास सिंगल स्लिट है ऐसे, और यहां पर एक स्क्रीन है, तो यहां पे तो सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है, यहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी, फिर मिनिमम हो जाती है, फिर जीरो हो जाती है, और धीरे धीरे कम होती रहती है। फिर ऐसे कर देते हैं, फिर मैक्सिमम होगी, फिर मिनिमम होगी, फिर धीरे धीरे कम होती जाती है। तो यदि सारी की सारी लाइट जो है वो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा और ये वाले फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के बीच में ही सारी की सारी अधिकतर लाइट होती है, बाकी तो इंटेंसिटी बहुत तेजी से डिक्रीज होती है। और यहां पर यदि इंटेंसिटी I0 है तो ये B1 बचेगा, यहां पे इंटेंसिटी जो होगी वो I0 अपॉन 22 हो जाती है, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी की 22 टाइम्स रिड्यूस हो जाती है। और यदि हम बात करें B2 की बात करें तो I0 अपॉन 61 हो जाती है, ऐसे करके। और यहां भी ये आएगा आपका B1, ये आएगा आपका B2, इधर इंटेंसिटी I0 अपॉन 22, I0 अपॉन 61 इंटेंसिटी हो जाती है, और बाद में धीरे धीरे जीरो हो जाएगी। तो इस ग्राफ से आप देखोगे कि इंटेंसिटी जो है वो सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट
सेकेंडरी मिनिमा के बीच में ही सारी की सारी लाइट की इंटेंसिटी होती है, बाकी को तो हम कंसीडर ही नहीं करते। एक एक्सप्रेशन भी लिख देता हूं, जैसे मान लिया, बोर्ड पे देखना भाई, ये हमारे पास स्लिट है, ये स्लिट है और ये स्क्रीन है, तो ये पॉइंट है जो कि यहां से थीटा एंगल बना रहा है, तो इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी, इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी वो थीटा के फंक्शन में होगी। तो जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है यहां पर, इसकी इंटेंसिटी सबकी सारे सोर्स की इंटेंसिटी कितनी, आई नॉट, तो यहां पर जो इंटेंसिटी होती है आई, वो होती है आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर होती है। अब इसे आप लिखो एज इट इज, मैं बताता हूं इसमें। where what is I naught is the intensity of central maxima and alpha is equal to pi a upon lambda into sin theta. What is theta? Is the angular position of point P on the screen. ये पॉइंट P है स्क्रीन पर, तो इसकी इंटेंसिटी इतनी होती है ना, एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। आई नॉट साइन स्क्वायर, अल्फा की जगह क्या रखेंगे, पाई बाई लैम्डा इंटू ए इंटू साइन थीटा अपॉन पाई बाई लैम्डा ए इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये नहीं पूछना है कि ये एक्सप्रेशन कैसे आया, इसे केवल और केवल याद रखना है, और इस पर क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता, ये अपन ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाया है आपको, बस ये पोर्शन आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया है। आपको तो ये याद रखना है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नॉट होगी और धीरे 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 कम होती जाएगी। सेकेंड ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी आई नॉट अपॉन 22 और सेकेंड ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी आई नॉट अपॉन 61 हो जाती है। तो क्वेश्चन लिखना आप डिफ्रैक्शन पैटर्न पे। लिखो एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल लिखो। ए पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट of wavelength 450 nanometer passes through a long slit of width 0.2 millimeter. Find angular divergence in which most of light is diffracted। पूरा मैंने इंग्लिश भी सही लिखी है, जिससे कि आपको क्वेश्चन और क्वेश्चन का पूछने का तरीका समझ में आए, बता सकते हो। अब ध्यान से देखो, ये है सिंगल स्लिट, ये है साइज ए और ये है स्क्रीन। वेवलेंथ जो लैम्डा लाइट आ रही है प्लेन वेव फ्रंट, लैम्डा कितनी आ रही है, वो 450 नैनोमीटर, और स्लिट का साइज दे रखा है साइज ए, ये विड्थ 0.2 मिलीमीटर दे रखा है। एंगुलर डाइवर्जेंस ध्यान से देखो, इन विच मोस्ट ऑफ द लाइट इज डिफ्रैक्टेड। बोर्ड पे देखो, जब ये स्लिट है तो सारी की सारी लाइट सेंट्रल मैक्सिमा यानी कि फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा
और इधर की ओर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के बीच में ही डिफ्रैक्टेड होती है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये एंगल बताओ। समझ में आ रही है बात? नहीं, ये एंगल बताओ। तो ये जो लेंथ होती है अल्फा, बता सकते हैं ना अल्फा? हाँ बता सकते हैं। विड्थ कितनी है ओमेगा, और ये कितना है डी। तो एंगल इज इक्वल टू ओमेगा आर्क अपॉन रेडियस, और ओमेगा कितनी होती है भाई? 2y लैम्डा अपॉन ए, इतना ही होता है ना। देख लो y कहां से आ गया, 2d लैम्डा ओवर ए, 2d लैम्डा ओवर ए, है ना। तो अल्फा जो होगा वो होगा 2d लैम्डा ओवर d इंटू ए, तो अल्फा हो जाएगा 2 लैम्डा ओवर ए, ये आ जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू, आंसर निकालो इसका। लैम्डा की वैल्यू 450 नैनोमीटर अपॉन ए कितना है? 0.2 मिलीमीटर। तो कैसे करें? 450 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन -4 10 की पावर -5, तो अल्फा कितना आ गया? 4.5 इंटू 10 की पावर -3 रेडियन। इतने एंगल में ये वाला जो एंगल है, ये इस एंगल में सारी की सारी लाइट, डिफ्रैक्टेड लाइट प्रेजेंट है। बाकी में तो इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है। क्वेश्चन और करते हैं हम। लिख लो, लिखो एग्जाम्पल। ए बीम ऑफ लाइट लैम्डा 400 nanometer falls on single slit and diffraction pattern is observed on a screen 2 meter away from it. It is observed that second, ध्यान सुनना, second order minima occurs at a distance of 2 millimeter from position of central maxima. Find width of slit. ये आपको बताना है, ए की वैल्यू बतानी है। ध्यान से देखो, जो ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न है, ये पे तो होती है सिंगल स्लिट, ठीक है, सिंगल स्लिट होती है यहां पे, ये रही, और इसका साइज कितना है? ए। क्लियर है बात? यहां पे आता है D1। सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनो। एक लाइट वेव यहां से, लाइट वेव तो सारे में है यहां से, लेकिन हम M और N सोर्स की लाइट वेव को यदि कंसीडर करें तो D1 के लिए ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए मिनिमा के लिए लैम्डा, और सेकंड ऑर्डर मिनिमा D2 के लिए ये कितना होना चाहिए? 2 लैम्डा। तो यहां पे जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा, और यहां पे पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा होना चाहिए। और ये कह रहा है कि सेकंड ऑर्डर मिनिमा अकर्स एट डिस्टेंस ऑफ 2 मिलीमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस 2 मिलीमीटर दे रखी है सेंट्रल मैक्सिमा से। तो ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। क्लियर है क्या बात? और डिस्टेंस डी कितने दे रखी है? 2 मीटर। तो बोर्ड पे देखो, जब हम D2 की बात करेंगे, ऐसे D2 की बात करेंगे, तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए? 2 लैम्डा। और ये डेल्टा एक्स क्या होगा? ये थीटा है, सॉरी ये थीटा है, तो हो जाएगा a sin थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा, है ना। मैं तो पूरा ही डेरिवेशन सा कर देता हूं। और साइन थीटा को क्या लिख लेंगे? टेन थीटा अपॉन 2 लैम्डा। और टेन थीटा को क्या लिखेंगे? ये है y,
और ये है डी, यही तो होगा थीटा। यहां से एंगल ये हो जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा y अपॉन डी, और y2 लिख लूं तो ज्यादा सही रहेगा। तो y2 की वैल्यू 2d लैम्डा ओवर a आ रहा है, और y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 मिलीमीटर, 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, लैम्डा की वैल्यू है 450 नैनोमीटर, डिवाइडेड बाय ए आ जाएगा। व्हाट इज ए? इज द साइज ऑफ द स्लिट। 2 से 2 कट जाएगा, 2 इंटू 4 50 इंटू 10 की पावर माइनस 9 अपॉन 10 की पावर माइनस 3 माइनस 6 माइनस 3, तो साइज आएगा 0.9 मिलीमीटर इज द साइज ऑफ स्लिट। इससे यहां पे वेवलेंथ को बेटा 450 नैनोमीटर कर लेना, ये है ना 450 नैनोमीटर है ये। मैं इसे साफ कर देता हूं। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पहले सौजन्य बताओ। हाँ, क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट एग्जांपल, इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न लाइट, और वेवलेंथ कितनी है 500 नैनोमीटर इज यूज्ड। ओके, इफ angular position of a point from central maxima is 10 की पावर माइनस 3 रेडियन and width of slit दे रखी है, width कितनी 500 माइक्रोमीटर, then find the order of minima obtained on the screen at this point। इस पॉइंट पे कौन से ऑर्डर का मिनिमा आपको मिलेगा वो बताना है। जैसे कि ध्यान से देखो, ये है ना भाई, ये सेंट्रल मैक्सिमा है और ये कोई पॉइंट P है, और इस पॉइंट की एंगुलर पोजीशन दे रखी है थीटा। तो मान लिया यहां पे nth ऑर्डर मिनिमा मिलता है, तो nth ऑर्डर मिनिमा के लिए ध्यान से देखो, एक लाइट यहां से जाएगी, एक लाइट यहां से जाएगी, और ये जो पाथ डिफरेंस है ये n लैम्डा के बराबर होना चाहिए nth ऑर्डर मिनिमा के लिए। YDSC में उल्टा होता है, nth ऑर्डर मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस 2n+1 लैम्डा बाई 2 होता है, और इसमें अलग होता है। तो ये होना चाहिए a इंटू साइन थीटा। इसमें एंगुलर पोजीशन दे रखी है 10 की पावर माइनस 3 रेडियन, ये दिया हुआ है इसमें। तो एंगल बहुत छोटा है, तो साइन थीटा को क्या लिख देंगे हम, थीटा इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा। तो जो n आएगा बोर्ड पे देखो, नंबर ऑफ ऑर्डर n थीटा अपॉन लैम्डा आएगा a थीटा अपॉन लैम्डा, n की वैल्यू a थीटा अपॉन लैम्डा, और a आएगा आपका कितना, a है 500 माइक्रोमीटर, थीटा कितना है 10 की पावर माइनस 3, लैम्डा कितना है 500 10 की पावर माइनस 9, ये कट गया तो फर्स्ट ही आ गया। तो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा है, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मिनिमा। फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा ही नहीं बोलते, केवल फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मिनिमा ऐसे बोलते हैं। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, जो कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है बेसिकली, इसमें
लेंस वेंस मैंने दिखाया नहीं है, वो इंक्लूडेड है, समझे ना। तो अगर जो आप YDSC की बात करते हो, YDSC ध्यान से सुनना, तो YDSC में इधर देखो, YDSC में फ्रिंजेस कितनी होती हैं? YDSC में फ्रिंजेस ऐसे होती हैं, ये तो ब्राइट, देखो इधर, ये तो ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, है ना। बनाना तो पड़ेगा एक बार मेरे को समझाने के लिए। ये देखो, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसे ऐसे होता है। समझ में आ रही है बात? अब ये तो फ्रिंज, अगर जो आप YDSC लेते हो, अगर जो आप YDSC लेते हो, तो YDSC में तो ब्राइट और डार्क फ्रिंज आएंगी, ऐसे करके आएंगी ना, आएंगी, ब्राइट एंड डार्क ऐसे आएंगी। ये आती हैं YDSC में फ्रिंजेस, ब्राइट ब्राइट और ब्राइट डार्क डार्क ब्राइट आती हैं। क्लियर है क्या बात? ये हो गया सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, CBF हो गया ना ये तो YDSC का। लेकिन अब इसमें देखो, यहां पे अगर जो आप केवल और सिंगल स्लिट को कंसीडर करते हो, सिंगल स्लिट को, तो थोड़ा सा मैं यहां पे बना लूं, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ऐसे। तो सिंगल स्लिट की विड्थ कितनी है A, और ये तो होती है डिस्टेंस D बिटवीन S1 एंड S2। तो इस केवल सिंगल स्लिट की वजह से यहां पे जो डिफ्रैक्शन पैटर्न आएगा, देखो ऐसे ऐसे करके आएगा, ऐसे, है ना, ऐसे करके, यूं करके, ऐसे। क्लियर है बात? ऐसे आएगा। तो ये तो हो गया इस स्लिट के लिए, इस स्लिट के लिए डिफ्रैक्शन पैटर्न और YDSC का पैटर्न दोनों होते हैं, जो हमने पहले डिस्कस नहीं किया। पहले हमने केवल और केवल ये डिस्कस किया था। अब मैं इस स्लिट की वजह से डिफ्रैक्शन पैटर्न देखूं, तो ये तो सेकेंडरी, इस स्लिट के लिए ये सेकेंडरी क्या है, फर्स्ट सेकेंडरी मिनीमा है। बात समझ में आ रही है? मिनीमा, और ये सेकेंडरी मिनीमा है ड्यू टू सिंगल स्लिट। तो इसके अंदर बहुत सारी YDSC की फ्रिंजेस आ जाएंगी। अब ये बताओ, ये जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, ये जो फ्रिंज विड्थ होती है ओमेगा, ये कितनी होती है? 2D लैम्डा ओवर A होती है फ्रिंज विड्थ। और बोर्ड पे देखना जरा, और ये जो फ्रिंज विड्थ होती है YDSC की वजह से, तो ये व्हाइट हो गई, व्हाइट व्हाइट डार्क ऐसे होती है ना, ऐसे। चलो ऐसे सुंदर लग रहा है तो मैंने ऐसे ही बना दिया, और क्या है, ठीक है, यूं करके। तो इसमें YDSC की भी फ्रिंजेस हैं, और YDSC की फ्रिंज की विड्थ कितनी होती है? D लैम्डा ओवर A, D लैम्डा ओवर D होती है। तो आप मेरे को ये बता सकते हो नंबर ऑफ YDSC फ्रिंजेस in between central maxima, in between central, ये है सेंट्रल मैक्सिमा, ये क्या है भाई, इस स्लिट का सेंट्रल मैक्सिमा, इन बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन स्लिट। नंबर जो होगी वो W, ओमेगा को बीटा से डिवाइड कर देंगे। ये तो ओमेगा है टोटल हाइट, और बीटा क्या होगी? एक फ्रिंज की विड्थ, बीटा। तो नंबर ऑफ YDSC फ्रिंजेस, ब्राइट और डार्क, एक, तो ओमेगा अपॉन बीटा कर देंगे, इट विल बी द आंसर। अब मैं आपको इसमें क्वेश्चन लिखाता हूं, जब भी आपको समझ में आएगा। एक मिनट रुक जाओ, है ना। इधर लिखो, एग्जाम्पल लिखो, इन YDSC what should be the width of each slit
ईच स्लिट की विड्थ कितनी होनी चाहिए टू ऑब्टेन